नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है जिसमें हम 4 ज़िले अभी तक बना चुके हैं, जो कि है चमोली, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर। इस श्रृंखला में आज ये हमारा 5वां ज़िला है, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी लेखपाल या अन्य हमारी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाएँ लेता है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारी क्लासों के लिए और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना उत्तराखंड के ज़िले 5वां ज़िला ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर के विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पूरा नक्शा है ये ऊधम सिंह नगर का है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यही बनता है कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, जो सबसे दक्षिण में है। तो सबसे दक्षिणी जो ज़िला है वो है हमारा ऊधम सिंह नगर। सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, पूर्व में पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिम में देहरादून। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि ऊधम सिंह नगर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि विधानसभा की 9 सीटें हैं। टोटल सीटें हमारे यहाँ विधानसभा की 70 हैं। इन 70 में से 9 सीटें ऊधम सिंह नगर में आती हैं। ये सीटें कौन कौन सी हैं आप नक्शे ज़रूर बनाएं, इनमें लोकेशन ध्यान रखें। पहली सीट है जसपुर, दूसरी है काशीपुर, तीसरी है बाजपुर। बाजपुर के बाद अगली जो इसमें सीट आती है वो है गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा। तो इस तरह से हमारी 9 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। अब इनमें से ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में टोटल 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं विधानसभा में, जिसमें बाजपुर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, एक देहरादून में चक्राता और दूसरी ऊधम सिंह नगर में नानकमत्ता। तो अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है तो नाम याद रखना है नानकमत्ता। तो ये अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है तहसीलें। तो उत्तराखंड में अगर हम कुल तहसीलें पूछी जाएंगी तो हमें ध्यान रखना है 110 तहसीलें हैं, जिसमें से 8 तहसील यहाँ पर हैं। ये 8 तहसील कौन कौन सी हैं? फिर से जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नानकमत्ता सीट यहाँ पर नहीं है। तो तहसील में यानी जो आपने विधानसभा में 9 सीटें याद रखी हैं उसमें से 1 सीट आप हटा दें। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लॉक। तो उत्तराखंड में जो कुल ब्लॉक हैं उनकी संख्या 95 है, उसमें से 7 ब्लॉक यहाँ पर हैं। वो 7 ब्लॉक आपको ध्यान रखना है कि आपको किच्छा और नानकमत्ता याद नहीं रखने हैं ब्लॉक में। तो फिर वही क्रम हो गया, जसपुर, काशीपुर, उसके बाद बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा। तो ये क्रम है जिससे आप बहुत आसानी से यहाँ पर सीटों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये लंबाई में लगभग 170-80 किलोमीटर है और चौड़ाई में केवल 30 किलोमीटर है। इसकी अगर हम सीमाएं कहें तो इसकी सीमाएं उत्तर में नैनीताल और चंपावत से मिल रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर नेपाल से। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा की बात कहें तो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं बन रही हैं। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर में हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नगर निगम। तो उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम हैं, जिनमें से 2 नगर निगम हमारे ऊधम सिंह नगर में आते हैं और ये पहला है काशीपुर और दूसरा रुद्रपुर। तो 2 नगर निगम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, रुद्रपुर और काशीपुर। ये जो पूरा क्षेत्र है ये 1790 में गोरखाओं के पास आ गया था और उसके बाद 1815 तक ये गोरखाओं के पास रहा। 1790 तक ये चंद राजाओं के पास था और चंद से पहले कत्यूरी शासकों के अधीन ये क्षेत्र था। तो ध्यान रखना है कि 1815 में गोरखे जब यहाँ से गए तो इस पूरे क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जो क्षेत्र है हमारा ऊधम सिंह नगर, इसको 1842 में तराई जिला घोषित किया। 1892 में अल्मोड़ा और नैनीताल जब 2 ज़िले अलग किए गए तो इस क्षेत्र को नैनीताल ज़िले में शामिल कर दिया गया। यह जो क्षेत्र है इसे उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से जो नैनीताल सीट है तो ये लोकसभा की नैनीताल सीट में शामिल होता है। 1995 में, तो ये क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो में आया है कि अगर पूछा जाएगा ऊधम सिंह नगर ज़िले का गठन कब हुआ, तो इस ज़िले का गठन सन 1995 में हुआ।
और यहाँ पर ध्यान रखना है कि गठन किसके नाम में हुआ है, तो गठन हुआ है ऊधम सिंह नगर। तो 13 अप्रैल सन 1919 को एक घटना हुई थी जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे जनरल ओ डायर, उनकी हत्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार ऊधम सिंह के नाम पर की गई थी। तो इसीलिए इस शहर को ऊधम सिंह नगर नाम दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम रुद्रपुर है और पूरे ज़िले का नाम है ऊधम सिंह नगर। अन्य अगर हम फैक्ट की यहाँ पर बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा ऊधम सिंह नगर तीसरे नंबर पर आता है। पहला आपको ध्यान रखना है कि जो ज़िला है वो है हरिद्वार, दूसरा ज़िला है देहरादून और तीसरा है ऊधम सिंह नगर। अन्य अगर फैक्ट की बात करें तो यहाँ कृषि उत्पादक क्षमता सर्वाधिक है और गन्ने और बासमती की खेती, यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 1800 मिलीमीटर है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 33.45% यहीं पर हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई थी तो आंसर लगाना है ऊधम सिंह नगर। परसेंटेज पूछी जाएगी तो 33.45%। जनसंख्या की दृष्टि से हो ही गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया है वो ये है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पर पाई जाती है, ऊधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर थारू और बोक्सा दो जनजाति पाई जाती हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वर्तमान में थारू है। संख्या पूछी जाएगी इन दोनों ही जनजातियों की तो 1,23,037 यहाँ पर ये जनसंख्या है। अगर प्रतिशत में कहा जाएगा तो 7.46%। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है तो सबसे कम साक्षरता 73.10% यहीं पर है। जनघनत्व पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में है, लेकिन अगर कई बार हमारे जो आयोग प्रश्न बना रहा है पहला ऑप्शन हटा देता है तो हरिद्वार के बाद दूसरा जिला हमें ध्यान रखना है ऊधम सिंह नगर, जहाँ पर 649 जनघनत्व है। इस ज़िले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16,48,902 है, जो कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 16.35% है। इसके बाद हम अन्य अगर महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्यों को देखते हैं तो नक्शे में हमें ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सबसे दक्षिण जो पश्चिम में स्थान है वो है कीर्तिपुर। तो कीर्तिपुर ये स्थान किस चंद राजा ने बसाया था, तो ध्यान रखना है इसका उत्तर है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के द्वारा कीर्तिपुर सन 1489 में बसाया गया था। यहाँ मैंने बताया कि जैसे ये पूरा क्षेत्र चंद राजाओं के पास था, तो जो चंद राजा हैं वो जो ग्रीष्म काल में तो अपनी राजधानी अल्मोड़ा में रहा करते थे और जब ठंड पड़ती थी अल्मोड़ा में तो उस समय शीतकाल में वो इन मैदानी भाग में आ जाते थे। तो वो जिन लोगों को भूमिदान किया करते थे तो आधा भूमिदान वो पहाड़ी इलाकों में और आधा मैदानी भाग में करते थे। तो इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र को उनके द्वारा बसाया गया। इसे 9 लाख या माल क्षेत्र उस समय कहा जाता था, यानी जो सबसे ज़्यादा आमदनी है चंद राजाओं को राजस्व की वो इसी स्थान पर होती थी। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, ये महत्वपूर्ण स्थान कुछ कई चंद राजाओं ने स्वयं या उन्हीं के जो अधीनस्थ दरबारी या कर्मचारी हैं उनके द्वारा बसाया गया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कीर्तिपुर पूछा जाएगा किसने बसाया, कीर्तिचंद ने 1489 में। दूसरा महत्वपूर्ण कीर्तिपुर जसपुर के पास में है। तो यहाँ महत्वपूर्ण हमें तथ्य ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जसपुर का पुराना नाम क्या है। जसपुर का पुराना नाम है शाह जफर या शाहजहाँ, और इसे बसाने वाले जसपुर को बसाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो व्यक्ति का नाम है जसोधर जोशी। इसके अलावा जसपुर में मंदिर हैं श्री ठाकुर मंदिर और बड़ा मंदिर। एक क्वेश्चन, ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र तराई का कहलाता है। तो एक प्रश्न आयोग में आया है कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि पाताल तोड़ कुएं इस तराई क्षेत्र में यानी ऊधम सिंह नगर में मिलते हैं। इसके बाद अगला है काशीपुर। अच्छा, एक बार नदियाँ देख लेते हैं, नदी कौन सी है। काशीपुर के पास से ढेला नदी बह रही है। इसके अलावा कोसी नदी है। कोसी के अलावा अगली महत्वपूर्ण नदी यहाँ से भाखरा है, गौला है, यहाँ पर नंधौर नदी है और अंत में यहाँ पर शारदा नदी है, जहाँ से शारदा डैम बना हुआ है और काली नदी को यहाँ पर शारदा डैम के बाद शारदा कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण नदियाँ ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ढेला, कोसी, भाखरा, गौला, नंधौर और उसके बाद यहाँ पर शारदा डैम में काली नदी। और एक यहाँ पर छोटी सी रुद्रपुर में अगर कहा जाए तो छोटी सी एक नदी है, उस नदी का नाम है
कल्याणी नदी। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अभी से नहीं, ये महाभारत काल से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। और यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है ढेला नदी, जो कि काशीपुर के पास से बह रही है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जाएगा कि काशीपुर के प्राचीन नाम क्या हैं, गोविशाण और कोट। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है प्रश्न कि ये जो गोविशाण है किसका प्राचीन नाम है, काशीपुर का। तो हम देख लेते हैं गोविशाण के विषय में। पहला प्रश्न, गोविशाण किसका नाम है, काशीपुर का। गोविशाण और काशीपुर एक ही जगह हैं, यह बताने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है एम जूलियन। यहाँ पर फाहियान आया था। फाहियान कौन है, फाहियान एक चीनी व्यक्ति है जो चीन से यहाँ पर आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे उसने भारत की यात्रा की थी। तो अब हम बात करते हैं युआंगचांग। तो युआंगचांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग इनका नाम है। हर्षवर्धन के समय ये भारत आए थे और इन दोनों के ही द्वारा इस क्षेत्र को बौद्ध क्षेत्र बताया गया है। तो फाहियान तो पहले हम देख ही चुके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और युआंगचांग हर्षवर्धन के समय। तो युआंगचांग ने अपनी जो पुस्तक है सीयू की, उसमें इस क्षेत्र को किम ऊ पिंग स्वांग नगर कहकर उल्लेखित किया है। यहाँ से 2 खंडित स्टिकाएँ मिली हैं जिसमें 2 नाम मिल रहे हैं, मात्रमित्र और पृथ्वीमित्र। इस जगह का अगर हम उत्खनन की बात करें तो इस जगह का उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया और ये 1861 में हुआ। उत्खनन में उन्हें क्या मिला, यहाँ पर एक दुर्ग मिला और इस दुर्ग का जो वर्तमान में नाम है वो है उज्जैन। तो काशीपुर से 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर ये स्थान है और यहाँ से 2600 ईसा पूर्व का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखनी है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861, उज्जैन दुर्ग या उज्जैन गांव, 2600 ईसा पूर्व का साक्ष्य। जब वृषभीवन ने 1824 की यहाँ पर यात्रा की थी तो उसने अपने यात्रा संस्मरण में बताया है कि यह स्थान उस समय एक प्रमुख हिंदू तीर्थ के रूप में उल्लिखित था। यहाँ से कुषाणकालीन मुद्राएं भी प्राप्त हो रही हैं। काशीपुर के विषय में अगर हम अन्य तथ्य देखें तो काशीपुर में द्रोण सागर या द्रोणताल है और इसका जो संबंध है वो महाभारत काल से जोड़ा जाता है। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों के जो गुरु थे उनका नाम द्रोणाचार्य था और यहाँ पर मत ये है, यह मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। यहीं पर बाल सुंदरी मेला है और यहाँ पर चैती मतलब मंदिर है जहाँ पर चैती मेला लगता है। तो प्रश्न यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चैती मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, आंसर लगाना है आपको काशीपुर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो देवी सती है उनका जो कोहनी है, ये कोहनी वाला भाग उज्जैन में गिरा था, तो उसी उज्जैनी शक्तिपीठ की उपपीठ यहाँ पर काशीपुर में मानी जाती है। यह स्थान शाक्त धर्म से संबंधित है और जो हमने पढ़ी थी कि यहाँ 2 जनजाति हैं, एक थारू और बोक्सा। तो जो बोक्सा जनजाति है उनका आराध्य ये स्थान है। उत्तराखंड के महान कवि गुमानी पंत की यह जन्मस्थली रही है और ये क्वेश्चन भी ये हिंदी पीजीटी में भी आ चुका है उत्तराखंड में और जीएस में भी पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि काशीपुर बसाया किसने था। तो काशीपुर ये काशीनाथ सिंह के द्वारा बसाया गया था 1634 में। तो कुछ पुस्तकों में आपको 1638 भी मिलेगा और कुछ में 1639। तो अलग अलग जो किताब हैं इतिहासकारों की, थोड़ा सा यहाँ पर मत विभेद है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा IIM की स्थापना की गई है। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा यहाँ पर हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी और ये 1903 में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है। इसके बाद यहाँ पर आता है कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है वह अधिवेशन काशीपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत और मंत्री यहाँ पर बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। और इस समय 1920 में भारत में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस कुमाऊं परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम असहयोग आंदोलन को पूरे जो मतलब देश में फैला हुआ है इसका उत्तराखंड में भी हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और कुली बेगार के रजिस्टर फाड़ने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया। इसके बाद ये तो हमारा महत्वपूर्ण स्थान हो गया काशीपुर। काशीपुर के बाद अगर अगला महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर है बाजपुर। तो यहाँ प्रश्न यही बनेगा कि बाजपुर किसने बसाया था। बाजपुर राजा बाज बहादुर ने। तो मैंने आपको बताया कि चंद जो राजा हैं वो गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्रों में और जाड़ों में इस तराई क्षेत्र में आ जाते थे। उन्होंने अलग अलग नगर बसाए हैं और भूमिदान भी आधा वो पर्वतीय क्षेत्र में करते थे और उसी व्यक्ति को आधा मैदानी क्षेत्र में। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बाजपुर का पुराना नाम क्या है। तो बाजपुर का पुराना नाम मिलता है मुंडिया। इसके बाद गदरपुर और गुलरभोज। तो गुलरभोज ये गदरपुर के पास में ही है। यहाँ पर बौर जलाशय या हरिपुरा
जलाशय है और उत्तराखंड सरकार की एक योजना है 13 जिले 13 डेस्टिनेशन जो विकसित करने हैं। जैसे बागेश्वर में बैजनाथ झील को विकसित किया गया है, उसी प्रकार गुलर भोज में इस बौर जलाशय को टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, गुलर भोज, बौर जलाशय या यहाँ पर हरिपुरा जलाशय। इसके बाद रुद्रपुर, तो यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि रुद्रपुर किस राजा ने बसाया था, तो ये चंद राजा हैं, नाम है राजा रुद्रचंद। तो राजा रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर बसाया गया था। और ये प्रश्न भी उत्तराखंड समूह में आ चुका है कि इनके सेनापति का नाम क्या था, तो राजा रुद्रचंद के सेनापति का नाम है पुरुषवंत। रुद्रपुर में आपको सैयद मासूम मियाँ की मज़ार ये ध्यान रखनी है, पूछा अगर जाता है कि ये मज़ार कहाँ पर है, तो ये रुद्रपुर में है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है पंतनगर। तो पंतनगर में यहाँ पर हवाई पट्टी है और देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय इस स्थान पर 1960 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। पंतनगर क्यों कहा गया इस स्थान को, क्योंकि जो हमारे भारत रत्न हैं गोविंद वल्लभ पंत, उनके सम्मान में इस स्थान को विकसित किया गया है। तो आगे ये हमें विस्तार से पढ़ना है। दो चीज़, एक हम पढ़ेंगे IIM और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंतनगर। इसके बाद किच्छा, चीनी वेल वगैरह हैं यहाँ पर। सितारगंज में सिडकुल है जिसको हम अगले भाग में बनाएंगे। यहाँ पर हमारा आता है अब नानकमत्ता। तो प्रश्न क्या बनते हैं कि इनके पुराने नाम क्या हैं। नानकमत्ता का पुराना नाम है गोरखमत्ता या छिनकी का परगना या तपेड़ा और बख्शी। तो ये 4 नाम नानकमत्ता के मिलते हैं। सन 1529 में गुरु नानक देव, सिखों के जो पहले गुरु हैं, उनके द्वारा इस स्थान पर यात्रा की गई थी और जब वो यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ पर नाथ यानी जो गोरखनाथ या नाथ मत वाले जो योगी या सिद्ध हैं उनका प्रभुत्व था। तो गुरु नानक देव के द्वारा उनका जो अहंकार है उसको यहाँ पर तोड़ा गया। इसके अलावा नवाब मेहंदी अली खां के द्वारा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को भूमिदान दिया गया है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुरुद्वारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। 4 गुरुद्वारे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये प्रश्न आ चुका कि कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में नहीं है, तो जो पोंटा साहिब है वो देहरादून को ख़त्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश में है और 3 जो उसमें थे, जैसे हेमकुंड साहिब वो चमोली में है, ठीक है। इसी तरह से नानकमत्ता साहिब पूछा था और शायद एक ये है। तो इस तरह से गुरुद्वारे से भी एक प्रश्न पूछा गया है और मेंस में भी ये निबंध आया है कि उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए यहाँ पर क्या है, समान स्थान है, तो सारी स्थल वहाँ पर पता होने चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर नानक सरोवर है और नानक बांध है। तो अगर पूछा जाता है ये नानक सरोवर या नानक बांध कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना है नंधौर नदी। इसके अलावा एक क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है नंधौर दून। तो ये नंधौर दून जो था ये ऊपर यहाँ पर है नैनीताल में, ठीक है। तो नंधौर नदी नीचे जरूर आ रही है, दून नैनीताल में ही है। इसके अलावा यहीं पर शारदा डैम जब लास्ट में बना है तो वहीं से काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। अंतिम इसमें महत्वपूर्ण स्थान है खटीमा। तो खटीमा का अगर पुराना नाम पूछा जाएगा, खटीमा का पुराना नाम है कथनपुर और 1 सितंबर सन 1914 को खटीमा गोलीकांड हुआ था जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों को गोली मार दी गई थी। तो उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। तो ध्यान रखना है कि इस खटीमा गोलीकांड में जो प्रमुख लोग शहीद हुए हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2-3 परीक्षाओं में कि जैसे हेमवती चौहान या हंसा धनाई किस आंदोलन से संबंधित थी, तो वो भी उस समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित थी। तो वो मसूरी में हुआ था। तो ऐसे ही खटीमा गोलीकांड के जो नायक हैं, शहीद हैं, उनके नाम आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। तो प्रमुख मंदिर यहाँ पर कौन से हैं। पहला है मोटेश्वर महादेव मंदिर जो कि भीम का है और माना जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग यहीं पर है। तो ये मोटेश्वर महादेव मंदिर काशीपुर में है। रुद्रेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, रुद्रपुर में है। हरि मंदिर ये भी रुद्रपुर में है। 5 मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर ये मंदिर भी रुद्रपुर में है। अटरिया देवी का मंदिर ये रुद्रपुर में है। अगर नदी पूछी जाएगी, कल्याणी नदी के किनारे, और ये भी बोक्सा जनजाति का प्रमुख यहाँ पर आराध्य स्थान है। सूर्या देवी के जो मंदिर हैं 2 स्थान पर मिलते हैं, चोरगलिया और बिंदु खत्ता। तो ये मूर्तिहीन है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। झारखंडी मंदिर ये भगवान शिव का है और ये बाजपुर में है। ये मंदिर हम पढ़ चुके हैं, बाल सुंदरी मंदिर काशीपुर में। और वन देवता का मंदिर, ये वन देवता का जो मंदिर है ये मंदिर सितारगंज में है, ठीक।
तो आज हम अपनी इस ज़िला सीरीज में हमने क्या देखा, ऊधम सिंह नगर ज़िला देखा और उसके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम 20-22 मिनट में 25 मिनट में कम से कम आपको क्या करें कि पूरा एक टॉपिक रिवाइज करा दें। तो जिन बच्चों का ने पढ़ाई कर रखी है, एक परीक्षा का उनका स्तर है, उनके लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक अपना किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।